अगर आप अपने मन के विचारों को इंग्लिश में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अगर आप जो सोचते हैं उसको अंग्रेजी में कहना नहीं जानते हैं, तो आपको हमारे इस वीडियो को पूरा देखना है। केवल इस वीडियो को ही नहीं देखना है, हमारे सारे वो वीडियोस जो अभी तक आपको YouTube पर अवेलेबल हो चुके हैं उनको भी देखना है, और साथ ही साथ आने वाले सारे वीडियोस को आपको शुरू से देखना है, लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, जितने भी इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट हैं जिनसे अंग्रेजी बोलते नहीं बनती है, उन सभी स्टूडेंट्स की एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर, हमें अपने विचारों को अंग्रेजी में व्यक्त करना नहीं आता है। वी आर अनेबल टू से व्हाट वी लाइक, जो चाहते हैं उसको अंग्रेजी में नहीं कह पाते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमारा कोर्स कम्युनिकेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसकी क्लास आपको लगातार इस YouTube चैनल पर दी जा रही है, कहां से स्टार्टिंग है वो भी आप जान लीजिए। हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन क्लास पार्ट 1 से मैंने आपको एक एक सेंटेंस को, एक एक शब्द को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ले जाना है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, और लगातार ये वर्क हमारा कंटिन्यू है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक वो बात सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, हर एक वो विचार जो मन में आता है लेकिन यदि आप अंग्रेजी में कहना नहीं जानते हैं, तो प्लीज हमारे साथ साथ आप ये जो क्लास चल रही है इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, ओरल प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी से कहूंगा, प्लीज हमारे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आज की क्लास जो है उस क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं। वो बेसिक चीजें किस चीज के बारे में? भाई, सेंटेंस बनाने में ज्यादातर गलती क्या होती है और किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो वर्ड तो अवेलेबल हो जाते हैं, आज की डेट में तो ये बिल्कुल भी कठिन समस्या नहीं है टू फाइंड आउट द वर्ड्स। यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम डिक्शनरी अवेलेबल ऑन योर मोबाइल, इंटरनेट, so you can find the word easily, but it is the biggest problem to use them in English. उनको यूज कैसे करना है आप नहीं जानते हो, तो सबसे पहले तो आपको वर्ड का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। वर्ड कौन कौन से होते हैं? इस क्लास की स्टार्टिंग में जो वीडियोस आपको ग्रामर के अवेलेबल हैं उनको आप जरूर देखिएगा। मैंने वर्ड की जानकारी आपको दी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, उनके लिए भी आप लगातार सारे वीडियोस को देखते रहिएगा। तो आपको बेसिकली 3 चीजें जो जरूरी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसकी नॉलेज आपको चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ भी बोला जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड वर्ब कहलाता है। अब जरूरी है आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानना। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में, इस क्लास में मैं स्पेशली फोकस करने जा रहा हूं हमारे ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के बाद ही उसकी पोजीशन होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। ऑलराइट, तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है। जैसे मैंने कहा, मेरा दोस्त मुझे अच्छे गिफ्ट्स देता है, तो मैंने आपसे कहा मेरा दोस्त देता है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरा दोस्त। My friend
gives me nice gifts। तो इसका आप क्या निकालोगे भाई? माय फ्रेंड जो है वो हो गया सब्जेक्ट, गिव हो गई वर्ब, माय फ्रेंड गिव्स क्या देता है? अच्छे गिफ्ट्स देता है, नाइस गिफ्ट्स। तो क्या से क्वेश्चन किया हमने, क्या से क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर में मिलेगा, एक तो वो ऑब्जेक्ट है और किसको देता है, एक वो ऑब्जेक्ट है मुझे देता है, गिव्स मी, तो मी भी ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से किसी भी सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट कोई इंसान होता है, पर्सन होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई थिंग होती है। पर्सन हो या थिंग हो मतलब क्या है, नाउन है या फिर वो क्या है, प्रोनाउन होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इसी तरह से सब्जेक्ट भी क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ओके, तो इस वीडियो में आपको दो चीजों के बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स मिल रही है। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहली चीज तो यह है कि सेंटेंस में आपको नाउन प्रोनाउन का क्या काम होता है ये मालूम चल गया कि सेंटेंस के भीतर कोई भी नाउन या प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर वे ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। क्लियर है? आगे भी आपको जो वीडियोस हैं बार बार मैं बताता रहूंगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करने वाले कौन से शब्द होते हैं, या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। चलिए मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, माय फ्रेंड गिव्स मी नाइस गिफ्ट। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो दोस्तों जरूरी है आपको एक जानना और समझना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिलता है। मेरा दोस्त क्या देता है? गिफ्ट्स देता है। तो गिफ्ट क्या से क्वेश्चन करने पर, व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिला, इसलिए गिफ्ट्स जो है, नाइस गिफ्ट्स जो है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसके अलावा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो whom से क्वेश्चन करने पर मिलता है, किसको देता है। उस सेंटेंस में कहा गया, मेरा दोस्त मुझे अच्छे गिफ्ट देता है, माय फ्रेंड गिव्स मी नाइस गिफ्ट्स। तो किसको देता है? मुझको देता है। मी क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई पर्सन होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई ना कोई थिंग होगी। अब आप कहेंगे कि हम तो प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने की और कंफ्यूज होने की? कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है मित्रों। हमेशा याद रखो, सेंटेंस में कई बार बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम पहले ऑब्जेक्ट के रूप में थिंग्स को रख दें या पर्सन को रख दें। भाई मी को पहले रख दिया जाए या मी को पहले रख दिया जाए या नाइस गिफ्ट्स को पहले रख दिया जाए। एग्जैक्टली आपके दिमाग में भी ये बात आती है, माय फ्रेंड्स गिव्स मी, माय फ्रेंड गिव्स मी, माय फ्रेंड गिव्स मी, मी लगा दिया ना। इसके बाद क्या रखा? इसके बाद रखा नाइस गिफ्ट्स। क्या ऐसा कर सकते थे? माय फ्रेंड गिव्स नाइस गिफ्ट्स। किसके लिए? मेरे लिए। तो ये जो मी पीछे जाएगा, लास्ट में पहुंचेगा,
तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक प्रेपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। माय फ्रेंड गिव्स मी की जगह माय फ्रेंड गिव्स नाइस गिफ्ट्स टू मी, ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? उसका कारण यह है दोस्तों, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज का एक नियम होता है, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचा जाए। चाहे हिंदी भाषा की ग्रामर पढ़ें आप, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर पढ़ें, हर एक लैंग्वेज सिखाती है अगर आपको कम शब्दों में काम चलता है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? टू लगाने की जरूरत पड़ गई ना आपको। सिर्फ किस कारण से कि आपको नाइस गिफ्ट को पहले रखना पड़ गया और मी को बाद में रखना पड़ गया। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को पीछे रखना पड़ गया। अगर उसको आप पहले कर दो, इंसान को पहले कर दो, पर्सन को पहले कर दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दो, तो आपको टू नहीं लगाना पड़ेगा। माय फ्रेंड गिव्स मी नाइस गिफ्ट्स। क्या किया आपने भाई? आपको टू नहीं लगाना पड़ा क्योंकि मी को पहले कर दिया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया था, और बाद में क्या कर दिया? जो वस्तु है, चीज है, थिंग है, जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हो, क्या से क्वेश्चन करने पर मिलता है, उसको आपने पीछे रख दिया। तो आप टू लगाने से बच गए ना। बस यही तरीका होता है। ये एक्टिव वॉइस का तरीका है। और पैसिव वॉइस जब आप बनाते हो ना, आगे के चैप्टर में आपको जब टेंसेस में सिखाऊंगा, अभी मेरा टेंसेस को लेकर के कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है दोस्तों। मैं अपने सारे वीडियोस बिल्कुल शुरू से लोगों को, आप सभी को इंग्लिश सिखा रहा हूं, बिल्कुल शुरू से क्रम से चल रहे हैं। पहले क्या, उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। इसलिए आप प्राय देख रहे हैं कि मेरे सारे वीडियोस में मैं नंबर भी दे रहा हूं, सीरियल नंबर भी दे रहा हूं, कि अगर किसी ने कोई चीज मिस कर दी है तो सीरियल नंबर का आप वीडियो देखिए, आगे के वीडियोस को भी आप देखते जाइए, पूरा देखते जाइए। एक छोटी से छोटी चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने खास फोकस किया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। शायद आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे, और शायद, और यदि मान लो नहीं भी आए हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं। आपको वर्ब का चैप्टर भी आगे पढ़ना पड़ेगा। मैं उसमें भी आपको बताऊंगा चीजें कि वो वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ये बात मैं आपको आने वाले समय में जो मेरा वर्ब का चैप्टर होगा, उस वर्ब के चैप्टर में आपको जरूर बताऊंगा। तो मेरे उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, उससे और भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो फिलहाल तो आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होंगे, ये नहीं कह रहा हूं, हो सकते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो इंग्लिश क्या से क्वेश्चन करने पर आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ाता हूं? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हुम से क्वेश्चन करने पर। हुम का मतलब किसे या किसको होता है। तो मैं किसको पढ़ाता हूं? मैंने कहा मैं बॉयज को पढ़ाता हूं, मैं गर्ल्स को पढ़ाता हूं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं? बच्चों को, चिल्ड्रन को पढ़ाता हूं, हाउस वाइफ्स को पढ़ाता हूं, जॉब डूअर्स को पढ़ाता हूं, बिजनेसमैन को पढ़ाता हूं। तो जो भी आंसर में आता जाएगा वो क्या होगा? वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हुम से क्वेश्चन करने पर मिलता है। ऑलराइट, तो दो ऑब्जेक्ट, एक तो मैंने कहा इंग्लिश क्या से क्वेश्चन करने पर मिला, और हुम से क्वेश्चन करने पर क्या मिला? हुम से क्वेश्चन करने पर कोई ना कोई व्यक्ति मिला। तो जब भी आप, चाहे आप टेंस का यूज करो या
एक्टिव या पैसिव का यूज करो, दोनों में ही आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और पैसिव वॉइस भविष्य में जब आप पढ़ेंगे, मेरे जो भी वीडियोस आप देखेंगे पैसिव वॉइस पर बेस्ड, उसमें भी मैं क्लियर करूंगा कि सबसे पहले क्या रखना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसके बाद यदि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है तो उसको बाद में रखा जाता है। ऐसा करने से आप प्रेपोजिशन टू लगाने से या कोई दूसरा प्रेपोजिशन भी जरूरी है तो वो भी लगाने से बच जाते हैं। दोस्तों, जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूं, ये सारी चीजें आप सभी को, अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो शायद ही कहीं किसी जगह पर किसी को पढ़ाई जाती हो। मुझे नहीं मालूम इतने अच्छे से लोग क्लियर करते होंगे या आप लोगों को समझ में आता होगा, करते भी होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से, दूसरा अगर स्कूल में आप टीचर हैं, आपको बच्चों को अंग्रेजी सिखाना है तो ऑब्जेक्ट बच्चे पूछते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए आपको अच्छी नॉलेज मिल गई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जन कर रहे हैं या सपोज आप एक्टिव पैसिव बना रहे हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपको जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है। और क्लियर करना है तो आपको मेरे बाकी फंडामेंटल जो बेसिक क्लासेस के वीडियो हैं इंग्लिश बेसिक्स के, उनमें आपको जाना पड़ेगा, जो आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं। जाने से पहले कहूंगा, आप हमारे दी गई लिंक पर हमको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे दिए गए फोन नंबर से आप हमसे ऑनलाइन क्लास के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।